फैक्ट्रीज केम अप। तो हिंदुस्तान के अंदर पहली कॉटन मिल बॉम्बे में लगी 1854 यानी 1854 के अंदर, जिसके अंदर प्रोडक्शन 2 साल बाद शुरू हो गई। 1862 में 4 मिल लगी, जिसके अंदर बहुत सारे स्पिंडल और लूम थे। और बॉम्बे में जूट मिल पहली बंगाल के अंदर लगी 1855 में। नॉर्थ के अंदर भी एक एल्गिन मिल करके शुरू हुई कानपुर के अंदर। इनकी वर्कर्स नॉर्मली लोकल एरिया से ही आते थे, बॉम्बे के आसपास के एरिया से, बंगाल के आसपास के एरिया से, कानपुर डिस्ट्रिक्ट से। अहमदाबाद के अंदर भी एक कॉटन मिल लग चुकी थी 1860 के दौरान, और 1 साल बाद उसके 1861 में। मद्रास के अंदर भी प्रोडक्शन शुरू हुई 1874 में। तो ये इंडस्ट्रीज़ कहाँ से आई, कहाँ से इसके लिए पैसा आया और कौन लोग थे इनके पीछे, ये देखने के लिए आगे चलते हैं। जाम सेठजी जीजे बॉय जो एक पारसी थे, जिन्होंने पहले थोड़ा पैसा चाइना से ट्रेडिंग करने में कमाया था। आप जानते हैं कि इंडिया में ओपियम उगा के चाइना में बेचे करते थे ब्रिटिशर्स। उस तरह के ट्रेड्स के अंदर कई सारे एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन उभर के आए थे इंडिया में। ट्रेड विद चाइना, एक्सपोर्टिंग ऑफ ओपियम जैसे हम देख रहे थे के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस ने अपना पैर जमाया बिजनेस में, बहुत सारे लोगों ने। इसमें ये जूनियर प्लेयर के रूप में थे जो फाइनेंस प्रोवाइड करते थे, सप्लाईज प्रोक्योर करते थे और शिपिंग कंसाइनमेंट भेजते थे। शिपिंग कंसाइनमेंट मतलब शिप, जो जहाज़ में डब्बे जाते हैं, कार्गो जिसे कहते हैं। विजन्स थी इनमें से कईयों की विज़न थी डेवलप करने की एक इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज हिंदुस्तान में, इंडिया में। ऐसे ही द्वारका नाथ टैगोर, जिन्होंने अपना पैसा चाइना से ट्रेड में कमाया था, उन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज शुरू की 1830 से 1840 के दौरान। टैगोर की एंटरप्राइज तो फेल हो गई धीरे धीरे, जैसे बिजनेस क्राइसिस बढ़ा 1840 में, मगर लेटर 19th सेंचुरी में चाइना से ट्रेडर्स जो सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बन पाए, उनमें थे दिनशॉ पैतीत, जो एक पारसी थे बॉम्बे के अंदर, और जो आज के दिन में भी मशहूर जाम सेठजी नुसेर वानजी टाटा, जो कि ये टाटा घराने के फाउंडर हैं। इन्होंने शुरू किया इंडस्ट्रियल एम्पायर और अपने पैसे जुटाए, जो भी उन्होंने अभी तक पैसे कमाए थे उसको जुटा के। सेठ हुकुमचंद जो एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, उन्होंने पहली जूट मिल लगाई कलकत्ता के अंदर। जूट जिससे आपके कारपेट वगैरह बनते हैं, बड़ा मोटा कपड़ा होता है। जीडी बिरला, उनके पिताजी और उनके ग्रैंडफादर भी इसी तरह से ट्रेड में के साथ संबंधित थे। मद्रास से ट्रेड होता था बर्मा के साथ, मिडल ईस्ट के साथ और ईस्ट अफ्रीका के साथ। कई अदर भी इसी तरह से ग्रुप उभरे। ये तस्वीर है यही टाटा घराने के सारे लोगों की। इन हिंदुस्तान के मर्चेंट्स जो थे, वो उनका एक लिमिटेड सा दायरा था जो ब्रिटिशर्स ने उन्हें दे रखा था। उन्हें बंद किया था यूरोप के अंदर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भेजने से के लिए। बस उनका काम था रॉ मटेरियल और फूड ग्रेन्स भेजना, जैसे कॉटन, ओपियम, वीट और इंडिगो। यूरोप की 3 बड़ी कंपनियां इंडिया के अंदर तब एक इंडियन इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करती थी। बर्ड हाइगलर, एंड्रू यूल और जार्डाइन स्किनर के नाम से ये 3 कंपनियां थी, जो कि मोबिलाइज करती थी कैपिटल, जहां बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी वहां पे पैसा डालती थी, और जॉइंट स्टॉक कंपनीज लॉन्च करती थी। यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी एक अलग चेंबर ऑफ कॉमर्स बना रखा था, जहां वो अपनी मीटिंग करते थे। वहां पे हिंदुस्तानी बिजनेसमैन को जाना अलाउड नहीं था। जाम सेठजी टाटा ने पहली आयरन और स्टील मिल बनाई थी इंडिया के अंदर, जमशेदपुर के अंदर, और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तक ये बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन गया था ब्रिटिश साम्राज्य का, ब्रिटिश एम्पायर का। इन सारी जगहों के लिए जो वर्कर थे, जैसे 1901 में करीब 5 लाख वर्कर एम्प्लॉयड थे फैक्ट्रियों में
जो कि अगले 40-45 साल में 25 लाख तक जिनकी संख्या हो गई। आसपास के बॉम्बे के आसपास जो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से लोग काम करने आते थे। कानपुर डिस्ट्रिक्ट से कानपुर की मिलों के लिए लोग आए, और जैसे जैसे खबर बढ़ी फैली कि यहाँ काम मिलता है, तो और दूर दराज के इलाकों से भी लोग अपना गांव छोड़ के शहरों के अंदर आने शुरू कर देते थे। जो ये वर्कर थे ये घर जाते थे सिर्फ फेस्टिवल्स और हार्वेस्ट के दौरान, जब इनकी फसल कटनी होती थी। आने वाले टाइम में जो इसके सब के बावजूद भी नौकरी पाना इंडस्ट्री में आसान नहीं था। इंडस्ट्री वाले लोगों ने जॉबर्स को रखा होता था। जॉबर एक नौकरी थी जिसके अंदर जो नए एम्प्लॉयज़ को लाना, नए वर्कर्स को लाना, और जो वर्कर काम कर रहे थे वो उनके ऊपर देख रेख रखनी, ये सब जॉबर का काम था। तो जॉबर एक पुराना विश्वासपूर्वक ट्रस्टेड एम्प्लॉय होता था मालिक का। जैसे जैसे फैक्ट्री वर्कर बढ़े समय के साथ, जो प्रोडक्शन थी वो भी अब इंडस्ट्रियल फोर्स के द्वारा होने लगी। पेक्यूलियरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। पेक्यूलियरिटी मतलब कि कई चीज़ें तो अच्छी हैं और कई चीज़ें ख़राब हैं। अजीब ही बात एक तरह से नज़र आई। चाय और कॉफ़ी के प्लांटेशंस यानी बागान के अंदर ज़मीन बड़े सस्ते रेट पे मिल गई थी कॉलोनियल सरकार से, और इसी तरह से माइनिंग, इंडिगो और जूट की जो व्यापार था वो भी काफ़ी तरक्की कर रहा था इंडिया के अंदर। अवॉइडेड कंपटीशन। इंडियन बिजनेसमैन जो थे वो मैनचेस्टर या जो भी ब्रिटेन से गुड्स आते थे उसके साथ compete नहीं करना चाहते थे। वो एक ख़ास तरह की यार्न यानी मोटी ऊन बनाते थे, जो कि हैंडलूम वीवर की जो छोटी सी इंडस्ट्री थी वो इस्तेमाल करती थी, और फिर ये कपड़ा एक्सपोर्ट किया जाता था चाइना के अंदर। जब स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च की हिंदुस्तान के नेशनलिस्ट ने, तो लोगों को उत्साह किया कि वो बाहरी कपड़ा, फॉरेन कपड़े को बंद करें इस्तेमाल करना। इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने भी अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया ताकि वो एक साथ होके अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सके, अपने हकों की लड़ाई लड़ सके, और उन्होंने सरकार पे दबाव डाला टैरिफ प्रोटेक्शन देने के लिए कि बाहर से इम्पोर्टेड कपड़ा अब इंडिया में ना आ पाए। इंडस्ट्रियलिस्ट जो यार्न से कपड़ा बनाने तक का काम अब इंडिया में ही करने लगे। जो पीस गुड्स थे जिनकी पहले खपत काफ़ी कम हो गई थी, हमने देखा था कि 3% तक रह गया था 1800s में, 19वीं सदी में, वो 20वीं सदी की शुरुआत में दोबारा डबल हो गया 1919 से 1912 के बीच में। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब तक नहीं हुई थी तब तक ब्रिटिश मिल जो थी उन्होंने काफ़ी कब्ज़ा कर रखा था इंडियन मार्केट के अंदर, मगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के बाद ब्रिटिश मिलें वॉर प्रोडक्शन, जो उनको लड़ाई के लिए गुड्स चाहिए थे, उसके अंदर व्यस्त हो गई, बिजी हो गई। तो मैनचेस्टर इंपोर्ट्स इंडिया में काफ़ी कम हो गए। इंडियन मिल्स को अचानक एक बहुत बड़ी मार्केट मिल गई सप्लाई करने के लिए गुड्स। जो हिंदुस्तान की फैक्ट्रीज थी उन्हें उसके अलावा ब्रिटेन की वॉर नीड्स के लिए जूट के बैग बनाने, कपड़ा बनाना, आर्मी यूनिफॉर्म का टेंट और लेदर के बूट, चमड़े के बूट बनाने के ऑर्डर मिलने लगे। नई फैक्ट्रियां शुरू हुई और पुरानी वाली कई शिफ्ट चलती थी, 24 घंटे चलने लगी। वॉर ईयर्स के दौरान इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम की, बहुत बढ़ गई। मैनचेस्टर, जब लड़ाई ख़त्म हुई तो मैनचेस्टर जो हिंदुस्तान की मार्केट उसने इंडियन इंडस्ट्री को खो दी थी, उसे कभी भी रिकैप्चर नहीं कर पाया। यूएस, जर्मनी और जापान ने काफ़ी तरक्की की थी, काफ़ी मॉडर्नाइज़ किया था अपने आप को, आधुनिक बनाया था। ब्रिटेन की इकॉनमी कभी भी उनसे वो पोजीशन, वो ओहदा छीन नहीं पाई। कॉटन प्रोडक्शन भी ख़त्म हो गई। एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन का कपड़ा जो ब्रिटेन से आता था वो भी अब काफ़ी हद तक कम हो गया था। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ प्रीडोमिनेट, यानी उनका रोल अभी भी महत्वपूर्ण था।
हालांकि इंडस्ट्री ने काफ़ी ग्रो किया था, ज़्यादातर इसके जो इंडस्ट्री थी करीब 2/3 वो बंगाल और बॉम्बे के अंदर ही थी। बाकी के सारे देश में स्मॉल स्केल प्रोडक्शन अभी भी प्रिडोमिनेट करती थी, यानी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल लेबर रजिस्टर्ड फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉयड था। ये सिर्फ 5% टोटल वर्कर फैक्ट्रियों में काम करते थे, जो कुछ देर बाद दुगना होकर 10% हो गया। बाकी सब तो स्मॉल वर्कशॉप और हाउस होल्ड घर में चलने वाली फैक्ट्रियों में ही काम करते थे। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन एक्चुअली में बहुत बढ़ गई 20वीं सेंचुरी में, 20वीं सेंचुरी में। जो सस्ता मशीन मेड थ्रेड था जिसने पहले स्पिनिंग इंडस्ट्री को ख़त्म किया था, वो वीवर्स को ख़त्म नहीं कर पाया। वीवर्स ने उसी धागे को लेके प्रॉब्लम्स के बावजूद काफ़ी एक्सपैंड किया और 3 गुना तरक्की की 1900 से 1940 के बीच में। हैंडीक्राफ्ट वालों ने नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, जैसे फ्लाई शटल, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती थी। एक आदमी 1 घंटे में ज़्यादा काम कर पाता था, तेज़ होती थी मैन्युफैक्चरिंग, यानी जल्दी कम समय में ज़्यादा। और मगर इस सब के बावजूद एक तो ज़्यादा हैंडलूम वाले लोग अभी भी नहीं थे। 1941 में करीब 35% हिंदुस्तान की प्रोडक्शन हैंडलूम से होती थी। हालांकि त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, इन सब जगहों पे 70 से 80% मैन्युफैक्चरिंग फ्लाई शटल से होने लगी थी। जो कोर्स कपड़ा, मोटा कपड़ा था, वो कई वीवर्स वो बनाते थे और बाकी के बनाते थे फाइनर या बिल्कुल पतले धागे का कपड़ा। जो मोटे धागे का कपड़ा कोर्स था वो गरीब लोगों के काम आता था, मगर गरीब लोगों की कभी तनख्वाहें ज़्यादा होती थी, कभी कम। तो कोर्स वीवर जो थे उनकी आमदनी कभी निर्धारित नहीं थी, वो कम ज़्यादा होती रहती थी। जो फाइन यानी पतले कपड़े को बनाने वाले वीवर थे, उनका कपड़ा अमीर लोग खरीदते थे, और अमीर लोग की जो मार्केट थी वो ज़्यादा स्टेबल थी, स्थिर थी। वो ज़्यादा समय तक खरीदते रह सकते थे, उनको आर्थिक तंगी नहीं होती थी। फेमाइन यानी सूखा पड़ने पे भी जो बनारसी और बलूचरी साड़ियाँ थी, उनकी बिक्री कम नहीं होती थी। साड़ियाँ जिनके वोवन बॉर्डर हैं, जिनके कढ़ाई फॉल लगी हुई है, और कई फेमस लुंगियाँ, हैंकरचिफ यानी जो आपके रुमाल होते हैं मद्रास के, ये जल्दी सी मिल प्रोडक्शन से रिप्लेस नहीं हो पाए। तो हालांकि जो वीवर थे उनके पास ये सारी चीज़ें थी बेचने के लिए, काम था करने के लिए, लेकिन उनका जीवन अभी भी कठिन ही था, हार्ड लाइफ था, और लंबे कई घंटों तक उन्हें काम करना पड़ता था। लाइफ और लेबर एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट बन गए थे, और वीवर को ज़्यादा कमाई नहीं हो पाई इस प्रोसेस से।